हेलो डियर, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक जेड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जितने भी टॉप एमसीक्यू हैं आज उसको अपन डिस्कस करेंगे। मैं केमिस्ट्री मेंटर संदीप जांगीर एग्रो साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एस ब्लॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं पीवाईक्यू वगैरह उसका एनालिसिस करके बढ़िया अच्छे से आपके लिए बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। तो कौन सा क्षारीय मृदा धातु ज्वाला में रंग प्रदान नहीं करता? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ज्वाला परीक्षण। ठीक है ना, ज्वाला परीक्षण, ज्वाला में रंग किस प्रकार से देते हैं। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ज्वाला में रंग क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है यदि उसको एनर्जी देते हैं अपन तो वो लो सेल से हाई सेल में क्या करता है, जंप करता है, जिससे उस ज्वाला का कुछ ना कुछ रंग आपको शो होगा। वो रंग कौन कौन से होते हैं वो आपको याद करने हैं, उसके बाद में अपन ऑप्शन को देखेंगे। जैसे ज्वाला परीक्षण मेनली कौन से एलिमेंट देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट है जैसे अपने पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन बात करें कि लिथियम किस प्रकार का कलर देगा, तो ये देता है बेटा क्रिम्सन रेड। ठीक है ना, क्रिम्सन रेड। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो सोडियम है वो देता है बेटा गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। अगर अपन बात करें बेटा पोटेशियम तो ये देता है वॉयलेट। क्या देता है ये? वॉयलेट, वॉयलेट। ओके, रुबिडियम के लिए अगर अपन बात करें तो ये देता है रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट। ठीक है, और सीजियम एक प्रकार से किस प्रकार का देता है ये? ब्लू कलर। ठीक है, इस प्रकार से आपको एल्कलाइन मेटल जो है वो उनके आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट है किस प्रकार का कलर शो करता है, ज्वाला परीक्षण देता है। उसके बाद में आता है बेरिलियम, फिर आता है बेटा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, फिर रेडियम। अगर अपन बात करें तो इसमें मेन आपको क्या है, कौन सा याद रखना है? एक तो कैल्शियम। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं कि ये ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल यानी कि ब्रिक्स रेड जो है वो शो करेगा। ठीक है, और स्ट्रोंशियम, बेरियम ये एक प्रकार से किस प्रकार के ये कलर शो करते हैं? स्ट्रोंशियम जो है वो ग्रीन कलर शो करता है। किस प्रकार का कलर शो करता है? ग्रीन कलर। ठीक है ना, मेन आपको कौन सा याद रखना है? कैल्शियम। और बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो आपका कलर शो नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते बेरिलियम और मैग्नीशियम? क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल फील्ड है, और फुल फील्ड है इसका मतलब उसको जंप करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जब आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तब अपन कहते हैं कि वो ज्वाला उसको उतनी एनर्जी नहीं दे पाता जितना कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए या जंप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कोई सा भी कलर शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, किन तत्वों का युग्म पेरोक्साइड नहीं बनाता? तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहले अपन को देखना है कि कौन से एलिमेंट है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड तीन टाइप के होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि ये कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से प्रोक्साइड बनाते हैं, तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अगर अपन बात करें कि लिथियम है तो वो क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम अगर अपन बात करें तो ये प्रोक्साइड फॉर्म करता है। और अगर अपन बात करें पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये बेटा क्या फॉर्म करते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड याद रखना। ऑक्साइड जो होता है वो O-2 होता है, प्रोक्साइड O-2। ठीक है, और ये होता है O2-1। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्साइड है वो -2 फॉर्म में, प्रोक्साइड -2, O2-2 और ये सुपर ऑक्साइड O2-1। तो अपन देख सकते हैं कि प्रोक्साइड नहीं बनाता तो कौन नहीं बनाता? लिथियम नहीं बनाता। ठीक है, लिथियम के साथ और अगर अपन बात करें मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्या बनाता है? ऑक्साइड ही बनाता है, प्रोक्साइड नहीं बनाते। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आपको क्या करना है कि जो भी ऑक्साइड, जो प्रोक्साइड और सुपरऑक्साइड किस प्रकार से ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और कौन कौन एलिमेंट है जो ये शो करेगा वो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंडियन साल्ट पीटर, सिंपल से आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दो टाइप के साल्ट पीटर होते हैं, एक होता है इंडियन साल्ट पीटर और एक होता है अपना चिली साल्ट पीटर। तो अगर अपन बात करें कि KNO3 जो होता है उसको अपन बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर, NNO3 जो होता है उसको अपन बोलते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें NaCl, इसको अपन नाम क्या देते हैं, टेबल साल्ट, क्या बोलते हैं इसको, टेबल साल्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में NH4Cl, यानी कि ये एक प्रकार से क्या होता है, नौसादर। ठीक है, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, KNO3। तो सबके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, इस चैप्टर से आपको कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बिना बुझा हुआ चूना, तो ध्यान में रखना बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो अपन बात करें कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है तो ये एक प्रकार से क्या होता है, CaSO4। ठीक है, CaCO3 ये क्या होता है, चूना होता है। इस चूने को अपन और क्या बोल सकते हैं, संगमरमर, क्या बोल सकते हैं इसको, संगमरमर। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको अपन बोल सकते हैं बेटा खड़िया। ठीक है, इसके अलावा अपन इसको चौक भी बोल सकते हैं, चुना। इसके अलावा अपन मार्बल भी कह सकते हैं। तो ये इसके क्या है, नाम है अलग अलग। तो CaCO3 आपको ध्यान में रखना है, CaOS2 इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। अगर अपन बात करें कि इसमें CaO, इसको अपन नाम क्या देते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये आपको फॉर्मूले हैं वो याद करने, बिना बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सबसे अधिक स्थायी कार्बोनेट है, याद रखना कोई भी एलिमेंट जब कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, एलिमेंट s ब्लॉक के एलिमेंट है, तो अगर अप टू डाउन जाएंगे अपन, जैसे अगर अपन बात करें Li2CO3, नेक्स्ट Na2CO3, नेक्स्ट जैसे K2CO3, फिर Rb2CO3, फिर CS2CO3। अगर अपन बात करें इसमें सबसे अधिक स्थायी कार्बोनेट कौन सा है, ऐसे ही अपन बात करें बेरिलियम के लिए BeCO3, फिर MgCO3, फिर CaCO3, फिर SrCO3, नेक्स्ट BaCO3। याद रखना जैसे अप टू डाउन जाएंगे अपन, अप टू डाउन जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसका मीन क्या है कि जब इसको गर्म करोगे आप तो वो टेम्परेचर जितना ज्यादा दोगे तभी जाके ये क्या होगा, अपघटित होगा, अदरवाइज ये अपघटित नहीं होगा। इसलिए अपन कहते हैं कि ये स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिक स्थायी कार्बोनेट है तो BeCO3 तो सबसे कम हो गया, MgCO3 उससे ज्यादा, फिर CaCO3 और फिर कौन सा आ जाएगा, BaCO3। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, BaCO3। सबसे अधिक स्थायी कार्बोनेट का मतलब यह है कि आपको उस कार्बोनेट में देखना है कि जो बॉटम में होगा, टॉप टू बॉटम में जाने पर उसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि प्रकाश विद्युत सेल में निम्न धातु का उपयोग होता है, प्रकाश विद्युत सेल में निम्न धातु का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सीजियम। तो ध्यान रख लेना प्रकाश विद्युत सेल के अंदर आप किसका यूज कर सकते हो, सीजियम का। किसका यूज कर सकते हो, सीजियम। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो, पोटेशियम। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में हो, सीजियम और पोटेशियम अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा है, सीजियम। याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मीन क्या है कि जो आपका सीजियम एलिमेंट है, जैसे आपने सोलर पैनल लगे होते हैं उसी टाइप से होता है ये। ठीक है, तो ये सीजियम इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अपना आंसर कौन सा होता, पोटेशियम, क्योंकि इन दोनों का ही यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा सीजियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है, तीन से चार प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। जैसे एक तो होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, एक होता है उदासीन ऑक्साइड, एक होता है मिश्रित ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड।
इस प्रकार से ये ऑक्साइड आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। सिंपल सा है। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड वो होते हैं जो ज्यादातर क्या होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। कौन से होते हैं ये? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जो होंगे वो सारे अम्लीय होंगे। क्षारीय की बात करें तो जो धात्विक ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे? क्षारीय। उदासीन में जैसे आप बात कर सकते हो H2O, इसके अलावा CO, ठीक है ना। ये कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है या कार्बोनिल भी बोल सकते हैं इसको, तो वो क्या होते हैं? एक प्रकार से उदासीन ऑक्साइड होते हैं। मिश्रित में जैसे Fe2O3, Fe3O4, इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल है वो मिश्रित ऑक्साइड के हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण होते हैं। और वो कौन से हैं? एग्जाम्पल जैसे BeO हो गया, Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, ठीक है, PbO हो गया। ये सारे क्या होते हैं? एक प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा H2O को भी अपन क्या मान सकते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड माना जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पोटेई कौन सा है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? BeO। तो ये अपना आंसर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सोडियम धातु को शुष्क अमोनिया के प्रवाह में गर्म करने से बनता है। अब सोडियम धातु को अगर अपन शुष्क अमोनिया, ये सोडियम है, इसके अलावा इसको अमोनिया यानी कि अमोनिकर सॉल्यूशन में अगर अपन डालें सोडियम को, सोडियम और अमोनिकर जो सॉल्यूशन है इसमें अगर अपन डालें तो इसमें क्या फॉर्म होगा? एक प्रकार से एजाइड एमाइड फॉर्म हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? NaNH2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, लिथियम कार्बोनेट को उस ताप तक गर्म करने पर मुक्त होती है। तो याद रखना कार्बोनेट कोई सा भी हो, जैसे अपने पास मान लो H2CO3 हो या फिर अपने पास लिथियम कार्बोनेट हो। ठीक है, अगर इनको गर्म करेंगे, गर्म करने से हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी कार्बोनेट होता है वो किस फॉर्म में निकलेगा? एक प्रकार से CO2। किस फॉर्म में निकलेगा? CO2 के रूप में वो अपघटित हो जाएगा। तो इसमें उस ताप तक गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा हुआ है आपको एग्जाम में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। इसको अपन हाफ H2O अगर होगा तब तो वो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 2H2O होगा तब उसको अपन नाम क्या देंगे? जिप्सम। क्या बोलेंगे उसको? जिप्सम। तो ध्यान में रखना दोनों का, जिप्सम या POP। ठीक है ना, ये क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हाफ H2O होगा। नेक्स्ट, एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सम लवण होता है बेटा MgSO4.7H2O। तो ये MgSO4 7H2O इप्सम लवण। इसके अलावा CaSO4 अभी बताया आपको, ये क्या होता है? जिप्सम होता है। ठीक है, इसके बाद में कास्टनर केल्नर सेल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो ध्यान में रखना ये एक प्रकार से प्रोसेस है जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं उनके बनाने के लिए। एस ब्लॉक के एलिमेंट है जैसे सोडियम है, सोडियम के जो भी एक कंपाउंड फॉर्म होते हैं जैसे NaOH हो गया, Na2CO3 हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सब जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो डेली रूटीन के अंदर ये काम आते हैं, उनको बनाने के लिए अलग अलग मेथड है। और उसमें से आपको पूछा गया है कि कास्टनर केल्नर सेल का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो याद रखना इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? NaOH। ठीक है ना। नेक्स्ट, साल्वे विधि से क्या बनाया जाता है? तो साल्वे विधि से एक प्रकार से ये फॉर्म होता है Na2CO3। किसका फॉर्मेशन होता है ये? Na2CO3। नेक्स्ट, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या है? तो ग्लोबल लवण का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। ये आपको लर्न करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लोबल लवण का। तो Na2SO4.10H2O। इसका आपको बताई दिया, इसका क्या बोलते हैं? इप्सम साल्ट, एप्सम लवण, एप्सम लवण। ठीक है। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। तो बुझा हुआ चूना आपको पता है क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इस पे क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक प्रकार से CaOCl2 का फॉर्मेशन करेगा। और CaOCl2 को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, जो रंग उड़ाने के लिए काम में लिया जाता है। तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, सबसे कम आयनन विभव वाली धातु है। तो ध्यान में रखना, जैसे वर्ग है और एक आवर्त है। वर्ग में अगर अपन बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर
जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप के ही हैं, एस ब्लॉक के हैं, और एस ब्लॉक में अगर अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि इसका जो साइज की क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो जैसे जैसे साइज का मान बढ़ेगा तो उसमें आउटर सेल है वो दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातुओं की बाह्यतम कक्षा का विन्यास है। तो याद रखना, क्षारीय मृदा पहला जो ग्रुप होता है उसको अपन नाम देते हैं बेटा क्षार धातु। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड ग्रुप होता है इसको अपन बोलते हैं क्षार मृदा धातु। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वैलेंस शेल का वो होता है NS1, और इसके लिए होता है NS2। अब जो ये NS1 है, इस NS1 की अगर अपन बात करें तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये N की जो वैल्यू है वो 1 से 7 तक क्या होती जाती है, चेंज होती रहती है, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये 2 से 7 तक चेंज होगा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो +1, और इसकी क्या होती है, +2। वैलेंसी की अगर अपन बात करें तो ये वैलेंसी इसकी 1 और इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के नाम क्या है, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु के लिए NS2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोकोस्मिक लवण का सूत्र होता है। तो माइक्रोकोस्मिक लवण का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, NaNH4HPO4.4H2O। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, एक प्रकार से माइक्रोकोस्मिक सोल्ट का फॉर्मूला है। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो विकर्ण संबंध का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण संबंध दर्शाते क्यों है। उन दो तत्वों का जिनका आयनिक विभव क्या होता है, सेम होता है। अब आयनिक विभव अगर सेम होगा तभी वो क्या शो करेंगे, विकर्ण संबंध। अब आयनिक विभव को अपन किससे शो करते हैं, 5, और ये 5 जो कहते हैं कि ये क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, जिनके लिए इनका मान अगर सेम होगा वही विकर्ण संबंध दर्शाएंगे। अगर अपन बात करें कि कौन से तत्वों के लिए होता है, तो ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वही विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। बात करें अपन जैसे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब अगर अपन बात करें इसमें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में जैसे इसमें क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। अब अगर अपन बात करें इसमें कि ये किस प्रकार से शो करेगा, तो ये लिथियम किसके साथ, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन, सिलिकॉन के साथ, कार्बन, फास्फोरस के साथ और नाइट्रोजन सल्फर के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट किसके साथ विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, क्यों करता है उसका भी रीजन पता होना चाहिए, और कौन कौन से आपस में शो करते हैं। तो इसमें पूछा गया है लिथियम, तो लिथियम किसके साथ शो कर रहा है, एक प्रकार से मैग्नीशियम के साथ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक है, जो भी सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट, ये पोर्टलैंड एक स्थान का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग ये सीमेंट, वहां से सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें क्या क्या घटक होते हैं, तो इसमें चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, या चूना या जिप्सम, सिलिका और एल्यूमिना, या केवल चूना। तो अपने आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें चूना भी होता है, सिलिका भी होती है और एल्यूमिना भी होता है। ठीक है, तो ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। उसके बाद में है दूध या मैग्नीशिया का उपयोग होता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MgOH2। इसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार से क्या होता है, एंटा एसिड होता है। ठीक है ना, एंटा एसिड का मतलब जो एसिड जठरस में जो एसिडिक HCl जो होता है अमाशय में, उसकी अगर मात्रा श्रावण ज्यादा हो जाए तब अपन इसका यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो ये एंटा एसिड के रूप में यूज होता है। ठीक है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या बनता है, तो जिप्सम में आपको पता है CaSO4.2H2 होता है। अब अगर इसको टेम्परेचर देंगे कितना, 120 डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्या होगा,
जो भी इसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे और वो कम होके ये कितना CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये हाफ H2O है, उसी को अपन नाम क्या देते हैं, POP। क्या बोलते हैं इसको, POP। तो ध्यान में रखना, जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एक प्रकार से वेपोराइज्ड हो जाएंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए अपन इसमें बोल सकते हैं कि ये POP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बेरिलियम का विकिरण संबंध है। अभी आपको बताया जैसे लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद में बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें बेरिलियम और किसके बीच में विकिरण संबंध होता है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में क्या करेंगे, विकिरण संबंध शो करेंगे। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व है, तो आपको पता है सबसे हल्का तत्व जैसे लिथियम, हीलियम, सोडियम, तो तत्व पूछा है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दावन सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, अब ये 10H2O है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, दावन सोडा, वॉशिंग सोडा। और एक होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है इसको, बेकिंग सोडा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, दावन सोडा का Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, अभी आपको बताया क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaHCO3। अब Na को बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। लेकिन पहले इसको क्या बोला जाता था, बाई, ठीक है ना। आज इसको क्या बोलने लगे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या अपन इसको कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, NaHCO3। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हवा में जलकर बनाता है। अब आपको पता है कि हवा यानी कि वायु, अब ये वायु है, इसमें मेनली दो गैसेस सबसे ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन से क्या फॉर्म करेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन से क्या फॉर्म करेगा, ये Mg3N2। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दो प्रकार के यौगिक बना सकता है, कौन कौन सा, MgO प्लस Mg3N2। क्योंकि हवा के अंदर, वायु के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% तक होता है, तो सबसे ज्यादा यही है। तो ये आपस में ये MgO और Mg3N2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। अब जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कौन करेगी, जो सबसे ज्यादा क्या होती है, क्रियाशील होती है। और जो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है इसमें, सोडियम। कौन सा हो जाएगा, सोडियम। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉप पे आ रहा है एक प्रकार से। किस धातु का कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होता, तो आपको मैंने बताया था जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो इसमें अप टू डाउन जाने पर स्थायित्व क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, स्थायित्व बढ़ रहा है। तो अगर अपन बात करें कि लिथियम कार्बोनेट है, तो वो अभी अपन ने एक पीछे क्वेश्चन देखा जिसको ब्रेक डाउन करने पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, CO2 का। तो इसका मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर जैसे सीजियम कार्बोनेट है, वो तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। और ऊपर क्या रहेगा फिर, Na2CO3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3। मोल्टन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। अब सोडियम क्लोराइड ही पूछ लिया आपसे। अब सोडियम क्लोराइड पूछा है और किस पे पूछा है, कैथोड पे। तो सिंपल सा है, कैथोड क्या होता है, एक प्रकार से नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज पे कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव यानी कि NaCl में पॉजिटिव कौन है, सोडियम। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट। नेक्स्ट, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। आपको पहले पता होना चाहिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एक प्रकार से Na3AlF6 होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ध्यान में रखनी है। Na3AlF6 जो होता है उसको अपन बोलते हैं गालक। क्या बोलते हैं इसको, गालक। ये गालक का काम क्या होता है, गालक का काम होता है कोई भी अगलनीय वस्तु है उसको किस में चेंज कर देगा, गलनीय में। ठीक है ना, अगलनीय पदार्थ को गलनीय पदार्थ में चेंज कर देगा, उसको अपन बोलते हैं गालक बोलते हैं। ठीक है, अब ये गालक और दूसरा काम क्या करेगा कि ये गलनांक को कम कर देता है। गलनांक को क्या करेगा, कम करेगा। और क्या करेगा, ये चालकता को इंक्रीज कर देता है, चालकता जो है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये गलनांक भी कम करेगा, गालक होगा, चालकता बढ़ाएगा। और ये जो भी शुद्धिकरण में
एल्यूमिना के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं और इसका ये फॉर्मूला है Na3LF6। तो अपन कह सकते हैं कि ये गलनांक को कम करता है, चालकता को बढ़ाता है, या दोनों या कोई नहीं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों, ए और बी। तो एल्यूमिना के लिए आपको क्रायोलाइट का फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्पेक विधि किसके शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है? तो याद रखना सर्पेक विधि जो होता है, ये सर्पेक, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सर्पेक, ये काम क्या करेगा? ये एक प्रकार से बॉक्साइट, ठीक है ना, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में काम में आता है। और बॉक्साइट के लिए कौन से एलिमेंट होता है? इसमें एल्यूमिनियम होता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि बॉक्साइट 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मेन आपका कौन सा होता है? एक व्हाइट होता है और एक क्या होता है? रेड होता है। तो जो सर्पेक प्रोसेस है वो ज्यादातर कौन से बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है? तो वो होता है व्हाइट। तो अपन इसका आंसर क्या लगा सकते हैं कि ये व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है, सर्पेक प्रोसेस, ठीक है, शुद्धिकरण में काम में ली जाती है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में हुक की विधि का उपयोग होता है। अब ये हुक की विधि है या सर्पेक विधि है या होल हेरोल्ट विधि है, ये सारी किसके लिए काम में आ रही है? ये सब और सब एल्यूमिना या बॉक्साइट के शुद्धिकरण में काम आती है, जिसके अंदर जो भी मेटल है वो कौन है? एल्यूमिनियम है। तो अपन कह सकते हैं कि ये रिफाइनिंग के लिए काम में आ रही है, शुद्धिकरण में काम आ रही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? शुद्धिकरण, ठीक है। उसके बाद में है बेयर प्रोसेस का उपयोग होता है। तो बेयर प्रोसेस अभी आपको बताया कि एल्यूमिनियम के लिए जो एस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ठीक है ना। अब बॉक्साइट है वो दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है? व्हाइट, और एक क्या होता है? रेड। अब आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट के लिए किसका यूज किया जाता है? एक प्रकार से सर्पेक प्रोसेस का, ठीक है ना, सर्पेक। और इसके लिए किसका यूज किया जाता है? बेयर प्रोसेस का, ओके। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लाल बॉक्साइट के सांद्रण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है थर्माइट मिश्रण है। थर्माइट मिश्रण में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 और उसके अंदर एल्यूमिनियम का पाउडर भरा होता है, ठीक है ना। ये मिश्रण होता है एल्यूमिनियम का पाउडर, और एल्यूमिनियम के पाउडर और Fe2O3 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? थर्माइट मिश्रण। और थर्माइट मिश्रण से थर्माइट प्रोसेस होती है, और थर्माइट प्रोसेस में आपको एल्यूमिनियम ध्यान में रखना है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? Fe2O3 डॉट प्लस Al पाउडर। एल्यूमिनियम को हवा में खुले छोड़ने पर उस पर जमने वाली परत है। तो एल्यूमिनियम हवा में खुला छोड़ेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन होगी या फिर क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। तो ऑक्सीजन से क्या फॉर्म करेगा? वो ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑक्साइड। तो याद रखना, कोई भी मेटल है उस मेटल पे ज्यादातर हमेशा उसकी परत पे कौन सा लेयर होता है? ऑक्साइड परत होती है, ठीक है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? Al2O3। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस्क है। अब महत्वपूर्ण एस्क आपको अभी बताया कौन सा होता है? बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के एस्क के शुद्ध आधुनिक विधि है, एक तो आयरन ऑक्साइड और एक सिलिका की अशुद्धियों। यानी कि इसमें आपको बताया दो प्रोसेस थी बॉक्साइट के लिए, एक सर्पेक और एक कौन सी थी? आपके बेयर प्रोसेस। अब बेयर प्रोसेस कब यूज होगी और सर्पेक प्रोसेस कब यूज होगी? तो ये तो आपको पहले पता है कि एक व्हाइट बॉक्साइट है और एक रेड बॉक्साइट है। व्हाइट के लिए आपने यूज किया सर्पेक और रेड बॉक्साइट के लिए आपने यूज किया बेयर प्रोसेस। लेकिन उस प्रोसेस में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उसमें अशुद्धि का अंतर रहता है। अब अशुद्धि अगर आयरन ऑक्साइड की रहेगी तो वो किस प्रकार का रहेगा? बेयर प्रोसेस। और सिलिका की अगर अशुद्धि रहेगी तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्पेक प्रोसेस। तो अपन कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो होता है FeO, Fe2O3, तो ये आयरन ऑक्साइड है या FeO बोल सकते हैं अपन। ये आयरन ऑक्साइड से लाल रंग का बन जाता है। कौन से कलर का बन जाता है? ये लाल बॉक्साइड। अब लाल बॉक्साइड में किसकी अशुद्धि होगी? आयरन ऑक्साइड की। और लाल बॉक्साइड किस के लिए कौन सी यूज करते हैं अपन? बेयर प्रोसेस। सिलिका SiO2 की अगर अशुद्धि होगी तो उसमें ये एक प्रकार व्हाइट, और व्हाइट के लिए किसका यूज करते हैं? सर्पेक प्रोसेस का। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? होल बेयर या होल सर्पेक या सर्पेक बेयर या बेयर सर्पेक। तो बेयर यानी कि आयरन ऑक्साइड के लिए बेयर और इसके लिए सिलिका के लिए सर्पेक। सिलिका सर्पेक ध्यान में रखना, ठीक है ना, व्हाइट कलर। नेक्स्ट, क्रायोलाइट बॉक्साइड को गुलाता है क्योंकि क्रायोलाइट एक प्रकार से कुचालक होता है, क्रायोलाइट गालक होता है, क्रायोलाइट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, या सभी सही है।
आपको पता है कि ये कुचालक होता है बॉक्साइट। अब अगर उसमें गालक डालेंगे क्रायोलाइट, कौन सा, Na3Alf6, जिससे उसमें चालकता भी बढ़ जाएगी और उसके बाद में अपन कह सकते हैं उसका गलनांक भी कम हो जाएगा। तो और किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्रकार से वैद्युत अपघट्य की तरह। तो बॉक्साइट कुचालक भी है, गालक भी है और ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, तो इसमें सारे ही सही है। नेक्स्ट, होल की विधि में मुख्य अभिक्रमक के साथ मिश्रित करते हैं। अब होल जो विधि है उसमें अपन किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन है, ये 40 को इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत ही फेथफुल रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।